जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है जालिम बहू। बर्तनों के जोर जोर से पटकने की आवाज़ बाहर तक दिवाली के पटाखे की तरह आ रही थी। आज आरती का गुस्सा साथ में आसमान पर था, क्योंकि आज उसकी काम वाली बाई छुट्टी पर जो थी और वह कल आएगी भी या कल भी छुट्टी पर रहेगी, अभी तक तो आरती को यह भी नहीं पता था। दरअसल बाई की सास की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए वे अपने गांव गई हुई थी। आरती ने तो कहा भी था कि कोई बात नहीं है, अब तो तेरी सास वैसे भी उम्र हो चुकी है, उसकी वजह से अपना काम क्यों छोड़ती है। लेकिन लक्ष्मीबाई ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, मैम साहब, अगर मेरा काम छूट भी गया तो मुझे दूसरा काम मिल जाएगा। अगर मेरी सास मेरे जाने से पहले मुझे छोड़कर चली गई तो ना तो मैं उन्हें दोबारा कभी बोलते हुए देख पाऊंगी और ना ही कभी उनकी आवाज़ सुन पाऊंगी। अपने मन की बातें ना उनसे कह पाऊंगी। और वैसे भी मेरी सास मुझे बहुत प्यारी है, आखिर शादी के बाद उन्होंने ही तो मेरा इतना ख्याल रखा था, और अब जब मेरी बारी आई तो मैं उन्हें अंतिम समय में अकेला नहीं छोड़ना चाहती। आप अपना देख लीजिए मैम साहब, जैसे आपको ठीक लगे। अगर आपको कोई और काम वाली मिल जाए तो मेरे आने से पहले आप उसे रख लेना। मेरा नहीं पता अभी कुछ दिन मुझे कितने दिन लगेंगे, पर कम से कम 4 से 5 दिन तो मान के ही चलो। लक्ष्मीबाई अपना काम निपटा कर चली गई। इधर आरती सोच में पड़ गई कि आखिर वह कैसे करेगी सब कुछ। अपनी सास के लिए लक्ष्मीबाई अपना काम धाम छोड़ने को तैयार है। कितने बेवकूफ़ लोग होते हैं। उस बूढ़ी सास के लिए अपने बच्चों के पेट पर लात मार कर चली गई, गवार कहीं की। आज के बाद यह इस घर में आई भी तो मना कर दूंगी। काम करती करती आरती बड़बड़ा रही थी, यह गरीब लोग भी ना सच में बेवकूफ़ होते हैं, तभी तो लाइफ में कुछ कर नहीं पाते। अब मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा। किचन का काम करके जैसे ही आरती फ्री हुई तो उसने अपनी पड़ोसन को फ़ोन करके कहा कि वह उसके लिए एक काम वाली ढूंढने में मदद करे, क्योंकि वह अकेले घर का सारा काम दिन में नहीं संभाल पाती। वह अपना काम करके आराम करने चली गई। तभी उसके बच्चे आ गए और फिर वह उनके लिए खाना बनाने में लग गई। आरती के 2 बच्चे थे और दोनों ही लड़कियां थीं। स्कूल से आते ही दोनों भूख भूख करके चिल्लाने लगे। आरती जो अभी अभी आराम करने के लिए गई थी, फिर से उठकर काम में लग गई। 2 दिन में ही आरती की हालत खराब हो चुकी थी और वह कोई काम वाली ढूंढना चाह रही थी, क्योंकि घर का काम उसके बस का नहीं था। वह अगले दिन बाजार में सब्जियां लेने गई और वहां पहुंचकर उसने सब्जियां खरीदना शुरू किया। उसे तो यह भी नहीं पता था कि सब्जियां कैसे लेनी चाहिए। हद तो तब हो गई जब वह बाजार से जैसे तैसे सब्जियां लेकर निकली और ऑटो में बैठने लगी। जब ऑटो में बैठकर अपने घर वापस आ रही थी तो उसने वहां सड़क पर खड़े हुए एक बुजुर्ग औरत को देखा, जिसे देखकर वह पूरी तरह सक पका गई। और अब वह घबराती हुई ऑटो चालक से बोली, भैया ऑटो यहीं रोक दो। भैया मैंने कहा ना ऑटो यहीं रोक दो। अचानक से आरती के चिल्लाने पर ऑटो वाले ने वहीं ऑटो रोक दिया और बोला, क्या हुआ मैडम, आपने अचानक ऑटो क्यों रुकवा दिया। ऑटो रुकते ही आरती ऑटो से उतरकर पीछे की ओर दौड़ती गई, जहां उसने उस बूढ़ी औरत को देखा था। लेकिन जब तक वह वहां पहुंची, वह औरत बाइक पर बैठकर वहां से जा चुकी थी और आरती की आंखों से ओझल हो गई। जब वह औरत आरती को कहीं नहीं दिखी तो आरती और ज़्यादा बेचैन और परेशान हो गई। वह इधर उधर देखती रही पर वहां कोई नहीं दिखा। आरती वापस आकर उस ऑटो में बैठ गई। ऑटो में बैठने के बाद भी आरती सोच में डूबी हुई थी। उसे इस तरह देखकर ऑटो वाले ने पूछा, क्या हुआ मैम साहब, आपका कोई रिश्तेदार था क्या। आरती बोली, नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम चलो। ऑटो वाला ऑटो लेकर घर की ओर चल दिया। आरती पूरे रास्ते ही नहीं बल्कि घर पर आने के बाद भी गहरी सोच में डूबी हुई थी। घर पर आते ही वह सबसे पहले अपनी सास की तस्वीर के आगे आकर खड़ी हो गई और बोली, ऐसा कैसे हो सकता है। अपनी सास की तस्वीर को देखते हुए वह गहरी सोच में डूब गई और बीती यादों में खो गई। जब वह शादी करके इस घर में आई थी, उसके कुछ समय के बाद उसे अपनी सास से बड़ी ही परेशानी होने लगी थी। लेकिन उसकी सास जब भी उसे थोड़ा बहुत भी कुछ कहती तो उसे बहुत बुरा लगता था
और वे दिन रात बस अपनी सास की बुराई ही करती रहती थी। कभी अपनी फ़ोन पर अपने भाई बहनों से तो कभी अपनी सहेलियों से। वह हर समय अपनी सास को कोसती रहती थी। ना जाने मेरे माँ बाप ने मुझे कैसी जगह छोड़ दिया है, जिसे देखो बस अपना अपना सोचते हैं। इधर वह बुढ़िया है, पूरे दिन जान खाती रहती है, और उधर पति की ना सुनो तो वह सर पर नाचने लगता है। आखिर करूँ तो मैं क्या करूँ? कभी कभी तो मन करता है कि या तो इन लोगों को मार दूँ या फिर खुद मर जाऊँ। बड़बड़ाती हुई आरती काम में लगी हुई थी। दरअसल शादी के बाद भी आरती की सास सरला जी ने घर की सारी जिम्मेदारियां आरती के सर पर नहीं डाली। वे समझती थी कि आरती अभी छोटी है इन सारी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए। धीरे धीरे वह घर की जिम्मेदारियां भी संभालने लगेगी। पहले उसे चूल्हा चौका संभालने देती हूँ। बस यही सोचकर सरला जी ने उसे घर की चाबियां और जिम्मेदारियां नहीं देकर केवल खाना पीना बनाने का काम सौंप दिया, जिससे आरती को बड़ी ही परेशानी होती थी। आरती को खाना बनाना तो कभी पसंद था ही नहीं, लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ नहीं कहती और खाना बनाती बनाती बड़बड़ाती रहती थी। एक दिन जब वह खाना बनाते हुए बड़बड़ा रही थी, तब सरला जी ने उसकी सारी बात सुन ली। उन्होंने आरती को अपने पास बुलाकर कहा, आरती बेटा, अगर तुम्हें खाना बनाना अच्छा नहीं लगता तो मुझे बता दिया होता, मैं तुझे खाना बनाने का काम क्यों देती। कोई बात नहीं, कल से घर के छोटे मोटे काम तुम संभाल लिया करना, बाकी खाना पीना मैं खुद देख लूँगी। बस मेरी थोड़ी बहुत मदद कर दिया करना। आरती भी अपनी सास की बात सुनकर बड़ी ही खुश हो गई, और अब तो वह अपनी सास का हाथ बटाने भी लगी थी, और उसकी सास भी खाने पीने का सारा काम संभाल लेती थी और घर की सारी जिम्मेदारियां भी। सरला जी आरती को सारा काम सिखाना चाहती थी, लेकिन आरती थी कि कुछ सीखना या करना नहीं चाहती थी। अगर उसे सीखने या करने को कह दिया जाता तो वह शुरू हो जाती कि हाँ, इस घर में तो मुझे मुफ्त की नौकरानी बनाकर लाए हो, मैं यहाँ आई हूँ तुम्हारे काम करने के लिए ही, बस पूरे दिन तुम्हारी रोटी कपड़े में ही लगी रहूँ, मेरी अपनी तो कोई ज़िंदगी ही नहीं है। उसकी इन बातों को सुनकर भी आरती से सरला जी कुछ नहीं कहती। अब सरला जी ने आरती से किसी भी काम के लिए कहना छोड़ दिया था। वह सारा काम खुद ही संभाल लिया करती थी। लेकिन एक दिन छत पर पानी गिरा हुआ था, जिस पर पैर फिसलने से सरला जी नीचे आ गिरी। उनकी चीख सुनकर घर के सभी लोग वहां एकत्रित हो गए। घर डॉक्टर को दिखाने पर पता चला उनके हाथ की कलाई वाली एक हड्डी टूट गई है और कमर की हड्डी में भी बल आ गया है, हल्का सा यानी फ्रैक्चर हुआ है। इसलिए सरला जी को डॉक्टर ने महीने भर का कंप्लीट बेड रेस्ट करने को लिए बोल दिया। बस फिर क्या था, अब तो जैसे आरती की आफत ही आ गई। घर का सारा काम उसे ही करना पड़ता। ऐसे में उसने एक छोटे मोटे काम के लिए बोल दे तो बस उसका तो पारा आसमान पे चढ़ जाता। तब आरती के पति विकास ने उसकी सुविधा के लिए एक काम वाली बाई रख दी, जो सुबह आकर झाड़ू पोंछा बर्तन का काम निपटाए जाया करती थी। लेकिन आरती को तो खाना बनाना भी बहुत बड़ा काम लगता था, और ऐसे में सरला जी के काम भी बढ़ गए थे। उन्हें नहलाना, उनके कपड़े बदलना, सर धुलाना, नाश्ता कराना जैसी चीज़ें अब फिर से एक और फुल टाइम केयर टेकर सरला जी के लिए रखी गई, और सरला जी का वो पूरा ध्यान रखती थी। अब आरती के लिए केवल उसके घर के काम ही रह गए थे, जिसके लिए उसके पति ने एक काम वाली बाई भी लगाई हुई थी। लेकिन फिर भी आरती को इन जरा जरा सी बातों से इतनी परेशानी होती थी कि बस क्या पूछो। एक दिन सरला जी सोकर उठी तो उन्होंने आरती को आवाज़ लगाई, आरती बेटा, मेरे लिए एक गिलास गर्म पानी दे जा। सरला जी की रोज़ सुबह उठकर गर्म पानी पिया करती थी, और आज सरला जी की केयर टेकर छुट्टी पर थी, इसलिए सरला जी ने आरती को आवाज़ लगाई। आरती ने उन्हें पानी दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। करीब 8 बजे के आसपास सरला जी ने आरती को आवाज़ लगाते हुए कहा, आरती बेटा उठ जा, तुझे बच्चों के लिए नाश्ता भी बनाना है और विकास भी ऑफिस जाएगा, तुझे उसके लिए भी लंच पैक करना है, उठ जा, वरना पूरा दिन तुझे काम में ही निकल जाएगा। आरती बड़बड़ाती हुई उठी। इस घर में पूरा दिन बस काम काम काम, यही नहीं जरा सा देर आराम करने दें। आरती बड़बड़ाती हुई उठ गई और किचन में जाकर लग गई। किचन में नाश्ता वगैरह बनाकर सबको नाश्ता कराया
और सब अपने अपने काम पर निकल गए। विकास ने बच्चों को स्कूल छोड़ दिया और खुद और ऑफिस चला गया। घर पर सरला जी और आरती ही थे। आरती आज फिर से अपने किचन का काम करती हुई बड़बड़ा रही थी। भगवान जाने कब ठीक होगी यह बुढ़िया। अब तो कितने दिन हो गए पड़े पड़े, पता नहीं इतनी चोट लगी भी है या नहीं, वैसे ही ड्रामा कर रही है। भगवान जाने कब उठेगी। एक तो मैं हूँ जो पूरा दिन घर में काम में लगी रहती हूँ, और एक ये महारानी पूरा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती है। मेरा तो कभी कभी ऐसा दिल करता है कि बस कोई रास्ता मिल जाए और इस मुसीबत से छुटकारा पाने का, तो सब ठीक हो जाएगा। आरती ने किचन ख़त्म किया और अपनी सास के पास आकर बैठ गई। करीब 11 बजे थे और अब तक झाड़ू बर्तन करने वाली बाई भी आ चुकी थी। सरला जी ने आरती से कहा, तुमने अभी तक मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। अगर फ्री हो गई हो तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है बेटा। आरती उठी और तेज कदमों से किचन में सेब काट कर ले आई और अपनी सास के आगे लगभग पटकते हुए बोली, लो खा लो, वैसे भी बहुत कमज़ोरी आ गई होगी ना, दूर हो जाएगी। तब सरला जी अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए आरती से बोली, आरती बेटा, 1-2 दिन की बात है, फिर मेरी केयर टेकर वापस आ जाएगी और फिर मजबूरी नहीं होती तो मैं भी यहाँ बैठी नहीं होती, तेरे काम में हाथ बटा देती, पर मैं क्या करूँ, मजबूरी है। और परिवार में कभी कभार ऐसी मजबूरी आ ही जाती है। ऐसे में व्यक्ति को थोड़ी बहुत परेशानी उठानी ही पड़ती है। तब आरती अपनी सास को आंख दिखाती हुई बोली, पड़े पड़े खाने को मिल रहा है ना, फिर फालतू के लेक्चर देने की क्या ज़रूरत है। जब इंसान को कुछ करना ना पड़े और उसे सब कुछ बैठे बैठे मिल जाए तो वह इसी तरह भाषण देता है जैसे तुम दे रही हो। कुछ करना धरना नहीं, बस फालतू में ज्ञान देने चली आती हो। फिर से बुदबुदाती हुई आरती अपने कमरे में चली गई। इधर सरला जी सेब उठाकर खाने लगी। इधर विकास की कंपनी में विकास की अपने किसी सीनियर ऑफिसर से बहस के चलते कंपनी से उसे निकाल दिया गया और अपना लटका सा मुंह लेकर घर वापस आया तो उसकी उदासी देखकर सरला जी ने उसे अपने पास बिठाया और बोली, क्या हुआ विकास, तू इतना परेशान क्यों है बेटा, कोई बात है तो मुझे बता। तब विकास सरला जी के पास आकर बैठा। उनका हालचाल पूछने के बाद विकास ने उन्हें बताया कि उसे कंपनी से निकाल दिया गया है। विकास बोला, माँ, मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मेरे सीनियर ऑफिसर मुझे बिना किसी बात के मेरे जूनियर के सामने बड़ा बुरा कह रहे थे, जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। पर गुस्से में मेरे मुंह से 1-2 बातें निकल गईं। फिर क्या था, मुझे तुरंत ही कंपनी से निकाल दिया गया। पर आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं जल्दी ही कोई ना कोई नौकरी ढूंढ लूँगा। लेकिन अब तो जैसे परिवार पर मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही विकास के पिता की मृत्यु हुई थी, जो कि एक बीमारी के कारण हुई थी, और उनकी बीमारी के लिए विकास ने पहले ही अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी थी। अब उसके पास कुछ भी जमा पूंजी शेष नहीं थी, इसलिए उसके लिए जल्द से जल्द नौकरी ढूंढना और ज़्यादा ज़रूरी था। जब रात हुई तो विकास ने आरती को सारी बात बताई और अपनी मजबूरी बताते हुए विकास ने आरती से कहा, आरती, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हो। आरती सवालिया नज़रों से विकास की ओर देखती हुई बोली, मैं भला तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। विकास बोला, इस वक्त मेरी मदद अगर कोई कर सकता है तो वह तुम ही हो। आरती विकास की ओर देखती रही और बोली, मैं समझी नहीं विकास, आप क्या कहना चाहते हैं। तब विकास ने आरती को बताया, आरती, मुझ पर थोड़ी सी मेहरबानी करो, बस 1-2 महीने के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लो। अभी मुझे पता नहीं कि मुझे नौकरी ढूंढने में कितना समय लगेगा। अगर ऐसे में केयर टेकर और काम वाली दोनों को रखता हूँ तो हम लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा शेविंग नहीं है। पापा के इलाज में पहले ही सारे पैसे खर्च हो गए। इस पर आरती विकास का साथ देने के बजाय भड़कती हुई बोली, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, जब तुम अपने बूढ़े बाप पर पैसे लुटाए जा रहे थे, मैंने तब भी कहा था कि इन पैसों को बचा कर रखो, कुछ नहीं होगा। अरे इस उम्र में इंसान का मरना तो तय है, आज नहीं तो कल मरना ही है। फिर भी तुमने मेरी एक बात ना सुनी और अपने बाप पर इतने पैसे उड़ा दिए। विकास अब बहुत थोड़ा गुस्सा होते हुए बोला, यह तुम क्या बकवास कर रही हो। मैं तुम्हें अपनी मजबूरी भरे हालात बता रहा हूँ और तुम मुझे बातें सुनाने लगी हो। और आखिर तुम मुझे सुना भी किस बात के लिए रही हो।
इस बात के लिए कि मैंने अपने पिता के इलाज के लिए पैसे क्यों दिए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, शायद तभी तुम इतनी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रही हो। अरे, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, अगर मैं उनके लिए यह सब नहीं करूँगा तो कौन करेगा? और जहाँ तक रही बात मौत की, तो वह तो एक दिन सबको ही आनी है, और यह बात मैं भी अच्छे से जानता हूँ। इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं उन्हें जहर देकर मार डालूँ, या फिर अगर तुम्हें कोई मारने की कोशिश कर रहा हो तो मैं उन्हें बचाने की कोशिश भी ना करूँ। बिल्कुल वही मैंने अपने पिताजी के लिए किया। मेरा धर्म था कि मैं पूरी कोशिश करूँ कि उन्हें किसी तरह बचा सकूँ। शायद मेरा और उनका साथ यहीं तक था, और ईश्वर ने जो सोचा था वही हुआ। लेकिन तुम ये सब नहीं समझोगी। आरती बोली, ठीक है, मुझे फालतू में ज्ञान मत बांटो, बस इतना बताओ कि काम क्या करना चाहते हो। साफ साफ शब्दों में कहो, क्या कहना चाहते हो? आरती ने भी थोड़ा तेजी में कहा। तो विकास बोला, साफ साफ सुनना चाहती हो तो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम 1-2 महीने के लिए खुद से माँ का ध्यान रखो, या फिर घर के सारे काम संभाल लो, क्योंकि हमें अगले महीने के लिए भी पैसे बचा कर रखने हैं। अगर मुझे नौकरी नहीं मिल पाई तो बड़ी ही परेशानी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा सोच कर चलना पड़ेगा। और फिर तुम्हें कुछ करने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, बस घर के ही तो काम करने हैं और माँ का ध्यान रखना है। आरती अपनी मुंह सुकुड़ती हुई बोली, अच्छा, बस घर का काम और तुम्हारी माँ का ध्यान रखना है? तुम तो ऐसे खुद हो, और ऐसे ही तुमने मुझे नौकरानी बना रखा है। वैसे पूरे दिन कामों में लगे रहो, और अभी तक तो जो समय मिल जाता था आराम करने का, अब वह भी नहीं मिलेगा। बस तुम्हारी माँ के कपड़े धो तो कभी उन्हें खाना खिलाओ। मेरा तो 1-2 दिन में ही यही हाल है, फिर मैं 1-2 महीने भला कैसे संभालूंगी? इस पर विकास ने कहा, ठीक है बाबा, 2 महीने नहीं तो बस 1 महीने ही सही। मैं वादा करता हूँ कि मैं 1 महीने में ही कहीं से भी नौकरी ढूंढ लूँगा। बस 1 महीने के लिए थोड़ा मैनेज कर लो। विकास ने लगभग विनती करते हुए आरती से कहा। आरती इस बार मना नहीं कर पाई। वह मन मारते हुए बोली, ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, और अपनी माँ को समझा देना कि मुझसे ज़्यादा मीन मेक ना निकाला करें। जैसा कर दूँ वैसा ठीक है, जैसा दे दूँ चुपचाप वैसा ही खा लें, 3-5 ना करें। विकास ने आरती को शुक्रिया बोलते हुए कहा, थैंक यू सो मच आरती, तुम नहीं जानती कि तुमने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। मैं तो सुबह से सोच सोच कर परेशान था कि तुम कैसे मानोगी। फाइनली तुम मान ही गई। अगली सुबह सब अपने अपने कामों में लग गए। आरती की तो जैसे आफत ही आ गई थी, और सच में उस पर काम का दबाव ज़्यादा ही बढ़ गया था। लेकिन मजबूरी थी, ऐसे में कोई रास्ता भी तो नहीं दिखाई दे रहा था। और बेचारी सरला जी भी अपने जितने भी काम संभव होते वह खुद कर लिया करती थी, जैसे ब्रश करना, एक हाथ से खाना खाना। वह खाट से उठ नहीं सकती थी, इसलिए ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी। इस मुश्किल घड़ी में वे जितना हो सके उतना सहयोग कर रही थी, और आरती उनसे पूरी तरह उकता चुकी थी। अभी तक हफ्ता भी नहीं हुआ था, और आरती का बर्ताव अब पूरी तरह से बदल चुका था। आरती अपनी सास से बिल्कुल भी तमीज़ से बात नहीं करती थी, हमेशा बुढ़िया बुढ़िया कहती रहती थी। यदि सरला जी किसी काम से आवाज़ लगाती तो कई बार वह आवाज़ सुनकर भी टाल दिया करती थी। यह सब सरला जी को भी समझ में आ रहा था, लेकिन वह क्या कहती, वह मजबूर थी। बेचारी सब कुछ सहन कर रही थी। आरती पर काम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए कभी कभी थोड़ा चिड़चिड़ा जाती थी। यही सोचकर खुद को बहला लिया करती थी। आरती जब बाजार जाया करती थी तो वहाँ उसे एक औरत मिल जाया करती थी, जिससे उसकी 2-3 मुलाकात में ही अच्छी खासी दोस्ती हो गई। वह उसे अपने परिवार की सारी बातें साझा किया करती थी। उसने अपनी सास की हालत के बारे में और अपनी हालत के बारे में उस औरत को सब कुछ बताया। उसे बताया किस तरह से उसके ऊपर काम का बहुत दबाव आ गया है। तो उस औरत ने आरती को ऐसा सुझाव दिया जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। उस औरत ने आरती से कहा कि आरती, यदि तुम अपनी सास से छुटकारा पाना चाहती हो तो अपनी सास को रास्ते से हटा देना चाहिए। इससे आरती की सारी मुश्किलें भी आसान हो जाएंगी, और दिन भर उसे किसी की किट भी नहीं सुनाई पड़ेगी। यहाँ तक कि उनके खर्चे भी कम हो जाएंगे। शुरू में जब उस औरत ने आरती से यह सब कहा तो आरती को यह सब सुनकर बहुत बेकार का सुझाव लगा,
लेकिन जब वह घर आई और घर आकर अपने कामों में लगी, तब भी वह इसी बारे में सोच रही थी जो बाजार में मिलने वाली उस औरत ने आरती से कहा था। आरती सोच में डूबी रही और अगली बार जब वह उस औरत से फिर से मिली तो उसने उनसे पूछा कि तुमने मुझे यह तो कहा कि अपनी सास को रास्ते से हटा सकती हो, पर कैसे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। और अगर गलती से मेरे पति को पता चल गया तो वह मुझे छोड़ेंगे नहीं बल्कि जान से मार देंगे। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। तब उस दूसरी औरत ने कहा, अरे कुछ नहीं होता, मैंने भी अपनी सास को ऐसे ही ठिकाने लगाया था। वह भी मेरी ज़िंदगी में रोड़ा बनी हुई थी। उस औरत की बातों में आकर आरती अब एक गलत दिशा की ओर मुड़ चुकी थी और उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था। आरती को तो लग रहा था कि वह ऐसा करने से सभी कामों से आज़ाद हो जाएगी और उसके साथ उसे किसी भी तीमारदारी भी नहीं करनी पड़ेगी। बस अपना काम निपटा कर आराम करा करेगी। बहुत सोचने और समझने के बाद आरती को एक आइडिया आया। उसने रेगुलेटर को खुला छोड़ दिया और वह खुद बाजार में सब्जियां लेने चली गई। उसकी सास घर पर अकेली थी और उन्हें अंधेरे से बहुत परेशानी भी होती थी, इसलिए आरती जानबूझकर घर की सारी लाइट बंद करके शाम के समय निकली और अपनी सास के सिरहाने माचिस रखकर चली गई। शायद ईश्वर को उस वक्त यही मंजूर था। अब तक अपनी बहू के बर्ताव को देखते हुए सरला जी संभव हो या ना हो हमेशा ही कोशिश करती थी कि अपने काम वे खुद ही कर लिया करें। जब आरती बाजार गई तो उससे बहुत देर पहले ही सरला जी उससे पानी मांग रही थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब आरती ने उनकी बात सुनकर भी उन्हें पानी तक नहीं दिया। पानी लेने के लिए सरला जी का एक पैर के सहारे कुछ दूर रखे डंडे को उठाकर उसे अपना सहारा बनाकर किचन तक जा पहुंची। पर शायद इस दिन किस्मत आरती पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थी। जुकाम के कारण सरला जी कुछ ना सूंघ पाई और बेचारी जैसे ही गर्म पानी करने के लिए गैस चलाने लगी वैसे ही किचन में ब्लास्ट हो गया और पूरे किचन में आग लग गई। पूरे घर में धुआं ही धुआं हो गया। जब आरती बाजार से लौटी तो वह उस धुएं को देखकर बहुत खुश हुई। उसे लगा कि अब उसकी सारी मुसीबत जड़ से उसमें ख़त्म हो गई हैं। अब उसे उसकी सास की रोज़ रोज़ की किटकिट नहीं सुननी पड़ेगी। मन ही मन अपनी खुशी को दबाती हुई आरती अपने घर की ओर दौड़ी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। आसपास के लोग आरती के घर के पास आवाज़ सुनकर आ गए, जिन्हें देखकर आरती और दहाड़े मार मार कर रोने लगी और ऐसा दिखावा करने लगी कि वह अपनी सास को बचाने के लिए मरी जा रही है। वह अपने घर में बार बार जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन पड़ोसियों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। शाम हुई और अब तक विकास भी वापस लौट चुका था, जो कि अपना काम मिलने की खुशी में बहुत खुश था। दरअसल जब से नौकरी छूटी थी, विकास डेली किसी न किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाया करता था और आज सुबह ही विकास नौकरी ढूंढने गया था और वहां अपने हाथ में मिठाई का डिब्बा वापस लेकर आया, क्योंकि आज उसे नौकरी मिल चुकी थी। जैसे ही उसने अपने घर के बाहर इतनी भीड़ लगी हुई देखी, वह अपने घर की ओर दौड़ा। पास जाकर देखा उसके घर में आग लगी हुई थी और आरती चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी और अपनी सास को पुकार रही थी, जिसे देखकर विकास हड़बड़ा गया और घबराते हुए बोला, आरती यह सब क्या हो गया और माँ कहाँ है? तब आरती रोते रोते घर की ओर इशारा कर दिया, जहाँ अभी भी धुआं उठ रहा था। विकास ने जैसे ही घर की ओर देखा तो उसकी चीख निकल गई और वह अपनी माँ को बचाने के लिए घर की ओर दौड़ा, लेकिन पड़ोसियों ने उसे पकड़ लिया तो वह चिल्लाता रह गया और रोता रहा, अपनी माँ को पुकारता रहा, लेकिन अब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ खड़े हुए पड़ोसियों ने पुलिस को फ़ोन किया और फायर ब्रिगेड भी अब तक आ चुकी थी। घर में लगी आग को बुझाया गया और जैसे ही सबने अंदर जाकर देखा तो किचन में एक महिला की लाश पड़ी हुई थी, जिसका चेहरा बुरी तरह से झुलस गया था। किचन में कुछ काम कर रही थी, जिसके कारण उसकी यह दशा हो गई। अब तो विकास का रोते रोते बुरा हाल था। उसकी बीवी आरती झूठ मूठ का दिखावा कर रही थी। ऐसे ही समय बीत गया। सरला जी की 13वीं का दिन भी आ गया। अब आरती और उसका पति विकास दोनों उसी घर में खुशी खुशी रह रहे थे। समय के बाद साथ साथ विकास ने भी अपने दुखों को बुलाना चाहा और विकास और आरती के बच्चे बड़े हो रहे थे।
और यह सब बच्चों के सहारे ही संभव था, जो विकास इतने बड़े दुख को भुला रहा था। अब सब अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो चुके थे। विकास की नौकरी पहले से भी ज़्यादा अच्छी जगह पर लग चुकी थी, इसीलिए घर में किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं थी। विकास एक कामवाली भी लगाई हुई थी, जो कि घर के लगभग सभी काम कर दिया करती थी। बच्चों के कुछ कामों को आरती निपटा दिया करती थी। बस कुछ दिनों के लिए कामवाली लक्ष्मीबाई अपने घर गई हुई थी, जिसके कारण आरती को बाजार जाना पड़ा और उसने वहां पर उस बूढ़ी औरत को खड़े हुए देखा था। तभी पीछे से बच्चों की आवाज़ ने उसे नींद से जगा दिया। स्कूल से आकर बच्चे खाना खाने के लिए चिल्ला रहे थे। तभी खुद को संभालती हुई आरती बोली, जिस इंसान का अंतिम संस्कार मैंने अपने हाथों से किया, आखिर वह वापस कैसे आ सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, यह संभव नहीं है। जरूर मुझे कोई गलत फहमी हुई होगी। मन ही मन खुद को समझाती हुई आरती बाहर चली गई, पर उसकी सास का चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम रहा था। वह जाकर अपने बच्चों के लिए खाना बनाने लगी। जब वह खाना बनाने के लिए किचन में गई तो पुरानी सारी बातें उसके दिमाग में घूम गईं कि उसकी सास जब यहाँ खाना बनाने आई होगी या किचन में कुछ काम करने आई होगी, तब उसे वह ब्लास्ट के कारण उसकी जान चली गई होगी, जिसका अंतिम संस्कार हमने अपने हाथों से किया, तो वे आखिर जिंदा कैसे हो सकती हैं? इस सवाल ने आरती को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। वह ना कुछ खा पा रही थी और ना ही कुछ पी पा रही थी। शाम को जब विकास अपने ऑफिस से लौटा तो उसने नोटिस किया कि आरती कुछ परेशान है और खोई खोई सी है। विकास ने आरती को छेड़ते हुए कहा, आरती क्या हुआ, बड़ी परेशान हो? अरे यार, फिर से तुम्हारी कामवाली बाई तुम्हें छोड़कर चली गई, इसलिए दुखी हो क्या? बेकार और उसकी बेटी हंसने लगी, पर आरती के चेहरे पे तो हंसी कोसों दूर थी। विकास को लगा शायद कोई सीरियस बात है। खाना खाकर सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। तब विकास ने दोबारा आरती से पूछा तो आरती ने बताया कि मैंने आज सुबह बाजार में मम्मी जी को खड़े हुए देखा था। जब तक मैं वहां पहुंची तब तक वह जा चुकी थी। मैंने उन्हें अपनी आंखों से गाड़ी पर बैठकर जाते हुए देखा और देखते ही देखते मैं मेरी आंखों से ओझल हो गई। विकास इस बात को सुनकर बिल्कुल चौंक गया। उसके चेहरे पर खुशी और आश्चर्य के भाव आ गए। वह खुश इसलिए था क्योंकि उसके मन में एक आस जाग गई कि उसकी माँ अभी जिंदा है, लेकिन आश्चर्य इस बात का था कि आखिर कोई व्यक्ति का अंतिम संस्कार उसने अपने हाथों से किया था, वह जिंदा कैसे हो सकता है? और अगर उसकी माँ जिंदा थी या जिंदा है तो वह अब तक अपने बेटे से दूर क्यों है, अपने घर क्यों नहीं आई? विकास भी इस सब बातों को सुनकर बहुत परेशान हो गया और यह सवाल उसके मन में आने लगे। फिर आरती ने खुद ही सोचा कि विकास यदि अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ा तो क्या होगा? फिर से उसके साथ उसकी सास उसके सर पर आकर धमकेगी, जिसे इतनी मुश्किलों के बाद उसने खुद से दूर किया था। आरती तो मन ही मन में सोचकर खुश हो रही थी कि चाहे जैसे भी हो, उसकी सास अगर जिंदा भी है तो वह घर तो नहीं आ रही है ना। फिर विकास से कुछ कहने की कोशिश की। इसका मतलब जैसा आरती को चाहिए था उसकी ज़िंदगी तो बिल्कुल वैसे ही चल रही थी। पति और बच्चे ही थे केवल अब उसकी ज़िंदगी में। आरती ने विकास को सोच की दुनिया से बाहर निकालते हुए कहा, हो सकता है मुझे कोई गलतफहमी हुई हो, तुम छोड़ो, इतना मत सोचो। हो सकता है कोई और हो और मुझे लगा कि माँ जी हैं। विकास को भी लगा कि शायद आरती सही कह रही है। आखिर मरने के बाद कोई इंसान वापस कैसे आ सकता है? उसने भी सोचा कि शायद आरती को कोई गलतफहमी हुई होगी। अब फिर से आरती और विकास अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगे। एक दिन विकास बालकोनी में बैठा चाय पी रहा था और न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी उसकी नज़र न्यूज़पेपर में छपी एक फ़ोटो पर पड़ी, जिसमें एक अनाथ आश्रम के बच्चों को पुरस्कार दिया जा रहा था। उन्हीं बच्चों के साथ विकास की माँ यानी सरला जी भी खड़ी हुई थी। यह सब देखकर विकास चौंक गया और आरती को आवाज़ लगाते हुए बोला, आरती, आरती, जल्दी आओ, देखो माँ की फ़ोटो, माँ जिंदा हैं। तुमने उस दिन जिन्हें देखा था वह माँ ही थी। विकास अपनी माँ की तस्वीर देखकर बहुत खुश हुआ और आरती से बोला, आरती, हमें माँ को ढूंढना चाहिए। तब आरती बोली, जब तुम्हारी माँ ही घर नहीं आना चाहती तो तुम क्यों उन्हें ढूंढने को मरे जा रहे हो?
अगर उन्हें आना होता तो वे पहले ही आ जाती। विकास बोला, यह तुम कैसी बातें कर रही हो आरती? सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें माँ को ढूंढना ही होगा। हमें तो अभी तक यह भी नहीं पता कि वह ब्लास्ट कैसे हुआ और उसके बाद माँ कहाँ चली गई। हमने उनका अंतिम संस्कार किया, वह कौन थी? अगर यह माँ है तो वह औरत कौन थी जिसका हमने अंतिम संस्कार किया? तुम चलो या ना चलो, मैं माँ को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। न्यूज़पेपर में लिखे हुए एड्रेस पर विकास जा पहुँचा और वहाँ जाकर उसने वहाँ के मैनेजर से बात की जहाँ उन बच्चों को पुरस्कार दिया गया था। विकास मैनेजर से बोला, सर अभी कल ही की बात है, यहाँ पर एक फंक्शन हुआ था जिसमें यह बच्चे और महिला आई थी। अपनी माँ की न्यूज़पेपर वाली फ़ोटो दिखाता हुआ विकास बोला। तब मैनेजर ने कहा, जी सर, दरअसल कल यहाँ पर एक फंक्शन था जिसमें सभी मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया गया था। 2 अलग अलग जगह से बच्चे आए थे, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। विकास ने मैनेजर से बहुत मिन्नतें की। तब मैनेजर बोला, सर मुझे ऐसे तो याद नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ आने वाले सभी लोगों का नाम पता रजिस्टर में लिखा जाता है, तो आप एक एक कर बार रजिस्टर चेक कर लीजिए। हो सकता है जिसे आप ढूंढ रहे हैं उसका नाम और पता आपको वहाँ पर मिल जाए। विकास दौड़ता हुआ सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुँचा। वहां जाकर रजिस्टर में उसने देखा कि सरला जी अपने साथ 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई थी और वहां जो पता लिखा हुआ था वह एक अनाथ आश्रम का था। विकास पता देखकर उस अनाथ आश्रम में जा पहुंचा। जहां जाकर उसने देखा वहां तो बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, जिनमें से एक बच्चा वही था जो न्यूज़पेपर में सरला जी के साथ था। विकास ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और उससे सरला जी के बारे में जानना चाहा। तस्वीर दिखाते हुए जब उसने अपनी माँ के बारे में पूछा तो उन बच्चों ने बताया, यह तो हमारी अम्मा जी हैं जो हमारा ध्यान रखती हैं, हमारे खाने पीने के लिए लाती हैं और हमें नए नए कपड़े भी दिलाती हैं। विकास ने ऑफिस में जाकर देखा तो वहाँ पर अनाथ आश्रम के संचालक बैठे हुए थे। विकास ने उनसे सरला जी की तस्वीर दिखाकर उन्हें सारी सच्चाई बताई और बताया कि सरला जी मेरी माँ हैं, मुझे किसी भी तरह उनसे मिलना है, आप मुझे उनका पता दे दीजिए। पहले तो अनाथ आश्रम के संचालकों ने मना कर दिया, फिर विकास के बहुत रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने सरला जी के घर का पता दे दिया। विकास जब घर में पहुंचा तो देखा कि घर पे ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती है जो कि अधिकतर बाहर ही रहा करती है। उसके साथ उसकी एक बेटी भी रहती है। विकास यह सब सुनकर चौंक गया, क्योंकि सरला जी की तो कोई और बेटी नहीं थी। विकास ही उनकी इकलौती औलाद थी। फिर भी विकास ने खुद को संभालते हुए कुछ सोचा कि आज वह अपनी माँ से मिलकर ही रहेगा। वह वहीं घर के बाहर खड़ा होकर उनका इंतज़ार करने लगा। शाम होते होते एक गाड़ी उस घर के बाहर आकर रुकी, जिसमें से 18-20 साल की एक लड़की निकली और एक बूढ़ी औरत निकली, जिसे देखते ही विकास माँ माँ चिल्लाता हुआ उनकी ओर दौड़ा, क्योंकि वह बूढ़ी औरत ही सरला जी थी। विकास दौड़ता हुआ अपनी माँ को गले लगाकर रोने लगा। वह रोते रोते बोला, माँ आप कहाँ थीं? आप इतने दिनों से, हम सबको लगा था कि आप हमें छोड़कर चली गई हैं, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कुछ नहीं हुआ। मैं आपको सही सलामत देखकर बहुत खुश हूँ माँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सरला जी ने भी विकास के सर पर हाथ रखा और रोती हुई बोली, मैं भी इतने सालों के बाद अपने बेटे को अपने सामने देखकर बहुत खुश हूँ बेटा। फिर कुछ सोचकर उन्होंने विकास को खुद से दूर कर दिया और बोली, अब तुम यहाँ किस लिए आए हो? मुझे जिंदा देखकर तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा ना, क्योंकि तुम्हारे तो अरमानों पर पानी फिर गया। तुमने जो सोचा था वह तो हुआ ही नहीं। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर विकास आश्चर्यचकित रह गया। आप ऐसी बातें कर रही हो माँ? अगर आपने इतने दिनों से जिंदा थी तो आप घर क्यों नहीं आई? क्यों आप अपने बच्चों से दूर रहीं? बताइए माँ, आप घर क्यों नहीं आई? तब सरला जी तेज आवाज़ में बोली, क्यों आती मैं घर, और किस लिए आती? तुम और तुम्हारी पत्नी मिलकर मुझे फिर से मारने की कोशिश करो। मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना, इसके बाद मैं वहाँ से भाग निकली, वरना शायद तुम दोनों मुझे जिंदा ही नहीं छोड़ते।
विकास अपनी माँ के मुंह से यह सब सुनकर सतम रह गया। माँ, यह सब आप कैसी बातें कर रही हो? मैं भला आपको क्यों मारना चाहूँगा? और आरती, वह तो आपके जाने से बहुत दुखी थी। हम दोनों को लगा कि आप शायद इस दुनिया में नहीं रहीं, और आज इतने वर्षों बाद जब मैंने आपकी तस्वीर देखी तो बस आपको ढूंढने के लिए निकल पड़ा। मैं आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर आपने ये कैसे कह दिया कि मैं आपको मारना चाहता हूँ? बताइए माँ, आपने ऐसा क्यों कहा? तब सरला जी ने विकास से कहा, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम्हारी पत्नी ने मेरे साथ क्या किया? विकास बोला, माँ, आप मुझे साफ साफ बताइए कि आप क्या ना क्या चाहती हैं। मैं आपकी बातें समझ नहीं पा रहा हूँ। सरला जी ने विकास को उस दिन की सारी बातें बताना शुरू किया। जब उस दिन तू काम ढूंढने के लिए घर से निकल चुका था, तब आरती ने दोपहर तक भी मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। फिर दोपहर में सेब खिलाकर वह शाम के समय बाजार के लिए निकल गई। मुझे उस समय बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो मैंने अपनी दोनों सहेलियों को बुलाया जो कि वृद्ध आश्रम में रहती थी। लेकिन जब तक वह आई तब तक मैंने सोचा कि मैं खुद किचन में जाकर कुछ बना लेती हूँ। मैं धीरे धीरे लकड़ी के सहारे से दरवाजे तक पहुँची। तब तक मेरी दोनों सहेलियाँ दरवाजे पर थीं। मैं जैसे दरवाज़ा तक पहुँची और जाकर दरवाज़ा खोलकर पीछे हट नहीं पाई कि दरवाज़ा खुलने से मैं नीचे गिर पड़ी और मेरे हाथ में लगी चोट बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी। इसलिए मेरी एक सहेली मुझे उठाकर डॉक्टर के पास लेकर पहुंची और मेरी दूसरी सहेली यह कहते हुए घर पर ही रुक गई कि तुम डॉक्टर के पास होकर आओ। अगर पीछे से कोई आ गया तो सरला को ना पाकर परेशान हो जाएगा। जो जाल तुम लोगों ने मेरे लिए बिछाया था उसमें बेचारी मेरी सहेली जलकर भस्म हो गई। अगली सुबह जब मैं घर पहुंची तो देखा कि तुम लोग मेरी तस्वीर पर हार चढ़ाकर बैठे थे। रिश्तेदार तो सब जा चुके थे, वहाँ केवल तुम और आरती ही थे। जब तुम उठकर अपने कमरे में चले गए तो मैं अंदर आ रही थी कि तभी मैंने आरती को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना। वह कह रही थी कि मैंने जैसे सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। बुढ़िया का काम तमाम हो गया है और किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ। अब तो जैसा मेरा मन करेगा वैसे ही रहूँगी। मेरे रास्ते का रोड़ा अब ख़त्म हो गया। सामने से दूसरे व्यक्ति ने कहा, अगर विकास को यह सब पता चला तो? तब आरती ने उससे कहा था कि अगर विकास को पता भी चल गया तो कोई बात नहीं, विकास मुझे कुछ नहीं कहेंगे। आखिर अपने बच्चों के बारे में सोचकर मुझे माफ़ कर ही देंगे। और फिर विकास को बहलाना तो बहुत आसान बात है। उसकी सारी बातें सुनकर मैं वहीं से वापस आ गई। अपनी सहेली के साथ हम जैसे तैसे अपना जीवन यापन करने लगे और अब यह मेरी बेटी है। मैं और मेरी बेटी इसी घर में रहते हैं। उस लड़की को अंदर जाने का इशारा करते हुए सरला जी बोली, बेटा तुम अंदर चलो, मैं अभी आती हूँ। वह लड़की अंदर गई तो सरला जी ने कहा, दरअसल हमारे वृद्ध आश्रम के जो मालिक हैं वह विदेश में रहते हैं और यह उनकी बेटी है। उनकी उम्र भी लगभग तेरे जितनी है। वह भी मुझे अपनी माँ के समान ही समझते हैं। उसने मुझे अपनी बेटी की और उस अनाथ आश्रम की जिम्मेदारी सौंपी है। वह कुछ दिनों के बाद विदेश से वापस आ जाएंगे, तब मैं उनकी अमानत उन्हें सौंप दूंगी और अपने वृद्ध आश्रम में चली जाऊंगी। विकास को शुरू में तो यकीन नहीं हुआ कि उसकी पत्नी इतना गिर सकती है। फिर वह अपनी माँ से बोला, माँ, अगर आपकी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है और आरती ने सच में ये सब कुछ आपके साथ इतना गलत किया है तो उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। विकास पुलिस को फ़ोन करके अपने घर बुलाता है और खुद भी अपनी माँ को लेकर अपने घर पहुँच जाता है। आरती अपनी सास को देखकर बहुत चक्की रह गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अपनी सास को अपने सामने देखकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। तभी पुलिस भी वहां आकर पहुंच गई। आरती घबराकर वहां से भागने लगी, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पूछताछ करने में आरती ने अपना हर जुर्म कबूल कर लिया। आज आरती जेल में पड़े पड़े अपने पाप की सज़ा भुगत रही है और विकास अपने बच्चों और अपनी माँ के साथ अपने घर में एक अधूरी सी ज़िंदगी जी रहा है। कहीं ना कहीं आरती की कमी तो उन्हें खलती है, लेकिन उसे उसकी गलती की एहसास दिलाकर उसके गलत कामों की सज़ा दिलाना भी ज़रूरी था। साथ ही उस औरत को भी सज़ा दिलाना ज़रूरी था जिसने अपनी सास को इसी प्रकार मार डाला
और आरती ने जब पुलिस के सामने ये सारा जिक्र किया तो पुलिस ने भी उसे लपेटे में ले लिया। 10 साल की उम्र कैद के बाद वे दोनों आज़ाद हुईं और इस कैद से रिहा होकर आरती जब अपने घर पहुंची तब तक उसने अपने सभी रिश्ते खो दिए थे। वह घर के अंदर तो रह रही थी लेकिन कभी भी ना तो उससे कोई बात करना चाहता था, ना ही उसे अपने पास आसपास देखना चाहता था। लेकिन क्या करते, जो रिश्ते ईश्वर ने बना दिए थे बस उन्हें निभा रहे थे। आरती ने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। तो दोस्तों, आरती ने जो अपनी सास के साथ किया उसकी सज़ा दिलाने के लिए विकास ने जो अपनी पत्नी के साथ किया वो सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तभी कहते हैं अपने घर गृहस्थी की बातें अपने आस पड़ोसियों को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि कब वो हमारा दिमाग गलत रास्ते पर ले जाएं पता नहीं। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम।